कैसे हैं दोस्तों आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम, है ना। चलिए आज हम देख लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना। फर्स्ट टॉपिक यानी जो आपका आईए का जो सिलेबस है, आईए का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट टॉपिक बैठता है, फर्स्ट टॉपिक है यानी कि आपका फंडामेंटल दे रखा है, बहुत बेसिक बेसिक। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। ये आपका फर्स्ट यूनिट। इस फर्स्ट यूनिट में आपको जो दे रखा है, जो आपको पढ़ने को कहा गया है, यानी कि सिलेबस के हिसाब से अगर व्यक्ति चले तो उसके हिसाब से उनका जो सिस्टम है वो इतना सा है कि आप बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देख लीजिए, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस देख लीजिए और पॉइंटिंग डिवाइसेस देख लीजिए। पर क्या हम इस सिलेबस के साथ तैयारी करें और हम कह सकते हैं कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आरएस में भी हमेशा ये बोर्ड हमेशा कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और फिर लास्ट में हो कुछ और ही जाता है ना। इसका कोई भरोसा नहीं कब ये क्या कर दे। तो इसके लिए फिर हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस जो इसने सिलेबस दिया उस सिलेबस को अच्छी तरह डिटेल्ड में पढ़ना है ना। अगर डिटेल में पढ़ना है, जब मैं ये कहता हूँ कि डिटेल में पढ़ना है तो इसका मतलब क्या है ना। अब हम देख लेते हैं डिटेल का मतलब क्या है। इसने लिख दिया सिर्फ ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, पर ओवरव्यू के अंदर क्या क्या आता है देखिए। ओवरव्यू के अंदर अगर आप सिंपल सा देखें, इंट्रोडक्शन आता है आपका, फर्स्टली कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। फिर कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन आता है। कंप्यूटर की जनरेशन्स आती हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये तो है ही है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपके इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ आपको देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे और भी चीज़ें हैं, हमको चीज़ें तो और भी लिखनी पड़ेंगी, है ना। तो इसको मैं सिंपल सा आपका इस तरफ सरका देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं इसकी तरफ। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं ताकि व्यूइंग जो है वो ठीक रहे आपका। आओ भैया, कहाँ अटक गए? रेडी? तो यहाँ तक हमने देखा, ये चीज़ें आ गई। अब इसमें भी और क्या क्या आएगा? इसमें और आएगा दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, सिस्टम यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है यहाँ, और मेमोरी सिस्टम।
स्कैनर, मेजर ये जो पार्ट अभी हम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना दोस्तों। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपका ओवरव्यू जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या क्या नई नई चीज़ें होती रही, है ना, क्या क्या उसमें और खोज होती रही, वो आता रहेगा। जनरेशन हम देख लेंगे, इनपुट आउटपुट जो है वो हमको पढ़नी है, पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़नी है। वैसे ये पॉइंटिंग डिवाइस आदि इनपुट में आउटपुट में आ जाएंगे, आपको अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, पर क्योंकि उसने अलग से मेंशन किया है इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ आपका पूरा आ जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम आ जाता है, ALU CU CPU आपका, है ना, रजिस्टर वगैरह सारे आपके यहाँ कंटेंट हो जाएंगे। मेमोरी सिस्टम में आपका रैम रोम देख लेंगे हम, है ना, रैम और रोम वो दोनों पार्ट आ जाएंगे। फिर स्कैनर आ जाएगा आपका। तो ओवरव्यू आप देखिए, उसने अगर स्मार्टली अगर बात करें तो इसने क्या लिखा है, अगर ओवरव्यू की बात करें तो इसने तो सिंपल सा ओवरव्यू डाल रखा है, पर उसके अंदर चीजें कितनी सारी, आप इन इन दो चीजों को हटा दें, यानी कि इन दो चीजों को हटा दें तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें है ना, और इनमें जो चीजें हैं वो हमको पढ़नी भी हैं। तो ये सारी जो चीजें हम आज वन बाय वन पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं। तो हम चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और पहली क्लास आपकी बहुत अच्छी करने के लिए अपन जो स्टार्ट करेंगे सिस्टम यूनिट। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज, सिस्टम यूनिट। क्या है सिस्टम यूनिट, किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सारा आज हम इस सिस्टम यूनिट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सिस्टम यूनिट वैसे तो आपने सुना ही होगा कि सिस्टम यूनिट जो है एक कंप्यूटर सिस्टम है ना, क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। तो सिस्टम यूनिट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए बहुत बेसिक और जनरल चीज़ें हैं कि आपने एक ये थोड़ा सा मिस्टेक करेगा, इसे हम हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं हम इसी की। आपने एक ऐसा सिस्टम देखा होगा, है ना, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल बकायदा देखी होगी, मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और यहाँ आप एक और पार्ट देखते हैं, इसी के साथ यहाँ आपको एक और पार्ट अटैच हुआ दिखता है, यहाँ भी आपको एक और पार्ट अटैच हुआ दिखता है। देख के वैसे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ या क्या बन रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है दोस्तों, चलें, चलिए आगे चलते हैं हम इन चीज़ों के बारे में क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको देखने से मालूम हो रहा है कि ये जो है ये इनपुट है, ठीक है, और ये आपका बेसिकली जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका ये CPU, ठीक है दोस्तों। देखिए CPU का मतलब ये नहीं होता कि ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हैं वो CPU, नहीं नहीं, वो CPU नहीं है दोस्तों। ये जो आप पूरी देख रहे हैं ये तो इसे तो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर उसे कहते हैं। सीपीयू तो उसका एक पार्ट है ना, या फिर सीपीयू एक जो प्रोसेसर है, चिप है, वो सीपीयू है। सीपीयू ये नहीं है, पर रोजमर्रा की आदत है, जो मुंह पे आ गया वो बोल दिया और बोल क्या दिया सीपीयू है सर ये, है ना, पर वो ऐसा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ALU
यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ आपको सीयू देखने को मिल जाता है। कंट्रोल यूनिट ये आपका रजिस्टर। अब ये आपका रहेगा प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं, है ना। और ये रहेगा आपका जिसे हम रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है। अब क्या होता है यहाँ, चीज़ें थोड़ी और देख लेते हैं। यहाँ से चीज़ें इनके पास आती हैं, यहाँ से चीज़ें इनके पास, और ये कुछ इस तरह जाता है। तो बेसिकली ये जो हम देखते हैं ये आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, है ना। ये एक ओवरव्यू, एक एक तरह से कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। पर क्या हम इस ब्लॉक डायग्राम को आगे पढ़ने से पहले एक दिमाग में क्वेश्चन आता नहीं है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये आखिर में बनाया किसने, कैसे आया ये, और कौन व्यक्ति था। चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कि ये जो आर्किटेक्चर है, यानी कि इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए बात है 1945 की। कब की है दोस्तों, 1945। ये बात है फर्स्ट जनरेशन की, जब कंप्यूटर का उद्भव होना चालू हुआ था, पहली पीढ़ी की, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की। तो यहां पर पहली पीढ़ी में दो व्यक्ति आए, एक आए सर जॉन वॉन न्यूमन और दूसरे हार्वर्ड। अब हम जो आज पढ़ते हैं पूरा आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर हम जो पढ़ते हैं वो है सर जॉन वॉन न्यूमन का, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम जो हार्वर्ड है, उनका जो आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस में साइंटिस्ट ने नकार दिया। अब क्यों नकार दिया, क्या रीजन रहे, चलिए देखते हैं हम ऐसी क्या बात थी। तो अभी जो यानी कि वर्तमान में वर्तमान में हम जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखते हैं वह किसकी देन है, जॉन वॉन न्यूमन की देन है। किसकी, जॉन वॉन न्यूमन की। कब दिया इन्होंने, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने सन 1945 में प्रस्तुत किया। अब इस इनके जो इन्होंने जो दिया है
इन्होंने जो आर्किटेक्चर दिया उसकी बात क्या है, मतलब क्यों इनका आर्किटेक्चर पास कर दिया गया और क्यों हार्वर्ड का जो आर्किटेक्चर है उसे फेल कर दिया गया, उसे नकार दिया गया, कोई तो बात रही होगी, है ना। तो यहाँ इनका जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर की जो बात रही वो बात रही कि इन्होंने जो आर्किटेक्चर पेश किया, इस आर्किटेक्चर में डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों साथ रहते हैं। आज भी हम जो देखते हैं ना, इनके आर्किटेक्चर की बात क्या थी, इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्किटेक्चर में डेटा व इंस्ट्रक्शन को साथ रखा गया, जबकि जबकि इनका जो आर्किटेक्चर था उसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा को साथ में रखा गया, परंतु यानी कि जबकि हार्वर्ड के आर्किटेक्चर में डेटा व इंस्ट्रक्शन को अलग अलग रखा गया, है ना। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों जब अलग अलग जगह रहेंगे तो फैच करने में दिक्कत होगी, है ना। और अगर फैच करने में दिक्कत होगी तो डेटा का जो टाइमिंग है ना, एग्जीक्यूशन का टाइमिंग जो है वो ज़्यादा लगेगा, यानी कि प्रोसेस कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी और स्लो हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये इसलिए नकार दिया गया क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर में इंस्ट्रक्शन अलग जा रहे हैं और डेटा अलग जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर है वो स्लो हो जाएगा और स्लो कंप्यूटर जो है वो आगे फ्यूचर में काम नहीं आएगा। मतलब दूर की दृष्टि देखते हुए उन्होंने इस चीज को प्रतिपादित किया। ठीक है, अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, एक बार आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखा, अब बात कर लेते हैं फिर से उसी चीज की, यानी कि जो हम पढ़ रहे थे सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू के बारे में हम चीज थोड़ी सी देख लेते हैं। सबसे पहले बात यहां आती है कि सीपीयू जो है वो किस किस नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं, हम कोई सीपीयू को प्रोसेसर कह दे रहा है, कोई माइक्रो प्रोसेसर कह दे रहा है, कोई माइक्रो चिप कह दे रहा है। तो क्या ये जितने नाम लिए जा रहे हैं वो नाम वैलिड है क्या? जी बिल्कुल, जितने नाम लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे नाम वैलिड हैं, है ना। तो यहाँ हम सीपीयू के बारे में जो जानते हैं या सीपीयू के बारे में हम लिखेंगे, पहला सीपीयू, यानी कि यहाँ सीपीयू से क्या तात्पर्य है, उसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके बारे में क्या क्या हम जानते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। यह माइक्रोचिप माइक्रो प्रोसेसर या
प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी कि ये माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमने देख ली। अब ये जो भैया आप कह रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, ये कहाँ होती है ना, ये होती कहाँ है असल में? देखिए, ये जो है सिंपल सा अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ होती है, तो कहाँ होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह मदरबोर्ड के मदरबोर्ड के सीपीयू सॉकेट पे सीधे ही लगा दी जाती है। तो ये एक तो चिप है, क्योंकि आपने देखा होगा बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो नेट है वो थोड़ा सा कहीं सहयोग करने में विवश। चलिए, चल गया, बहुत ही अच्छी बात है सर, हम तो यही चाहते हैं। ये देखिए, इसी को आप बिल्कुल समझिए। चलिए, यहीं देख लीजिए। तो इस तरह का आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, जो इस तरह के एंगल लिए होता है ना, और आपका सीपीयू सॉकेट जो होता है उस पर प्लेस हो जाता है। देखिए, इसी टाइप के आपके ये माइक्रो प्रोसेसर में वर्किंग होती है ना। तो यहाँ हमने माइक्रो प्रोसेसर देखा जो कि इस तरह का है। चलिए, चलते हैं हम हमारी चीज़ों की तरफ। तो अब बात आती कि ये मदरबोर्ड पर सीधे ही लगा दिया जाता है ना, मदरबोर्ड पे सीधे ही ये लगा दिया जाता है। अब ये जो मदरबोर्ड पे लगाया जा रहा है, या फिर हमने जो अभी ये देखा, ये किसका बना है? ये किस चीज का बना है कि भैया इतनी हीटिंग हो रही है फिर भी ये काम कर रहा है? तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं कि यह यह माइक्रोचिप सिलिकॉन धातु से निर्मित होती है। किससे बनी हुई होती है? ये सिलिकॉन धातु से बनी हुई होती है। सीपीयू की बात कर रहे हैं हम, है ना। सीपीयू सिलिकॉन धातु से बनी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट चीज क्यों। वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, और एक और इंडियाज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, देखिए, आप अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। चलिए, वर्ल्ड में देख लेते हैं। अगर हम बात वर्ल्ड की करें तो यहां आपका था इंटेल
4004 जो कौन सी कंपनी द्वारा निर्मित था? इंटेल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा फर्स्ट आपका इंटेल 4004 जो है वो बनाया गया। कब बनाया गया? ये बनाया गया 1970 से 71 के दरमियान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया वो कब बनाया गया? तो वो आपका बनाया गया था जिसका नाम था शक्ति। और किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। कब बनाया? 2014 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हमने कुछ जानकारी देखी। शक्ति, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में जो स्टूडेंट थे उनका एक प्रोजेक्ट था, है ना, उस वक्त उन स्टूडेंट का एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने एक प्रोसेसर बना डाला। और कब बना डाला? 2014 में। बाद में जाकर इसरो ने इस चीज को एडमायर किया और ये जो प्रोसेसर था शक्ति, इसरो ने बाद में इसको एडमिट किया कि हाँ अब हम ये जो आपका प्रोसेसर है हम यूज करेंगे और इसे वाइडली फैलाएंगे। तो आईआईटी शक्ति, आईआईटी मद्रास और शक्ति प्रोसेसर 2014 में इंडिया का पहला प्रोसेसर था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ हम क्या देखते हैं? आगे की तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो मदरबोर्ड है या फिर ये जो मदरबोर्ड है या ये जो सीपीयू है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? देखिए सिंपल सा, इसको एक नाम से और भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे प्रिंटेड इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? ये किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? आप अगर इस चीज को ध्यान से देख रहे हैं और मेरी जो कंटिन्यूसली है उसे अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है यहां बात किसकी हो रही है? आप मुझे बताएंगे किसको कहा जाता है? इसीलिए आपको थोड़ा सा फोकस रहना होगा। हम धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं दोस्तों? इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो बात हो रही है ये किससे कहा जाता है? ये बात हो रही है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है ना दोस्तों? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते रहना है, चीजों को समझ के चलना है। आपको ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ कोर्स खत्म करना है, नहीं करना है मुझे कोर्स खत्म, मुझे आपको हर एक चीज क्लियर करवाते हुए कोर्स खत्म करना है। कोर्स तो मुझे खत्म करना है भाई। आपको अगर मैं एग्जाम से पहले कोर्स नहीं खत्म करवा पाऊं तो मतलब भी नहीं है, पर मुझे आपको हर चीज समझाते हुए खत्म करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। क्या है आगे का? आगे आते हैं हम सीपीयू का कार्य यानी कि फंक्शन। क्या काम है सीपीयू का? वैसे तो बहुत सारे काम हैं, है ना, पर यहां जो हम मेजर देखेंगे, जो वाकई में आप पढ़ने के बाद आप खुद सोचेंगे कि बिल्कुल सही है, यही काम होता है एक सीपीयू का जो बाकी सारे कामों के बाद किया जाता है। तो काम क्या है? देखिए सीपीयू का मेजर 3 ही काम होता है। एक फैच, दूसरा डिकोड या इंटरप्रेट, तीसरा एग्जीक्यूट। बस इसी सीक्वेंस में इसका ये काम होता है। कोई भी चीज़ों को फैच करना, डिकोड करना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना। फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट ये करने के बाद ये क्या करता है ना, इन चीज़ों का काम कहाँ रहता है?
सीपीयू कहाँ कहाँ इन चीज़ों में एडमायरेबल देखता है, कहाँ कहाँ चीज़ों को और ध्यान से देखता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम आगे कि आगे जो कंपोनेंट है सीपीयू की, यहाँ तक तो हमने बात की, पर आगे के जो कंपोनेंट है वो क्या करते हैं, है ना, उनका क्या वर्किंग है। यहाँ जो हमने पढ़ा अभी तक हमने सीपीयू देखा है, पर सीपीयू के अंदर भी तो पार्ट है, सीपीयू के अंदर एएलयू भी तो है, सीपीयू के अंदर सीयू भी तो है, उनके क्या काम है, ये तो हमने बेसिक वर्क देखे। अब ये जो वर्क हैं वो किस में डिवाइड होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। चलिए आइए हम आगे चलते हैं। क्या आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या मतलब है एएलयू का यहाँ, यही मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पर क्या आपने कभी तसल्ली से सोचा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म होती है, कैसी कैसी चीज़ें परफॉर्म होती है, इन दो चीज़ों के नाम के मतलब क्या हैं, है ना। तो चलिए आइए हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होती हैं, यानी कि इंस्ट्रक्ट पास होते हैं और वो उसके लिए वर्किंग करता है, चलिए वो देखते हैं। इसके बाद लॉजिक में कौन कौन सी आती है वो देखते हैं। यहाँ सिंपल सा मैथमेटिक की जो इक्वेशन है वही चलते हैं अर्थमेटिक में, यानी कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन, डिवीजन है ना, मतलब कि जोड़, बाकी, गुणा और भाग। और यहाँ यहाँ चलता है आपका ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल, यानी कि कंपैरिजन की जो बात है कि यानी कि लॉजिकल में जो कंपैरिजन करने की चीजें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। ये अलग अलग है ना दोस्तों, आप थोड़ा सा इसमें तो ये तीन चीजें इसमें और चार चीजें इसमें। ये रहा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो क्या करता है, जो यहां मैं आपको लिखवा भी देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो एएलयू गणितीय और तार्किक समस्याओं का कार्य निष्पादित करता है। तो ये हमने देखा था एएलयू। अब चलिए आगे चलते हैं, किसके बारे में जानेंगे हम जानेंगे सीयू के बारे में। सीयू, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। क्या मतलब है कंट्रोल यूनिट, यानी कि नियंत्रण इकाई। तो जो नाम से डिनोट हो रहा है, जो नाम से पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, किससे कंट्रोल करने की कोशिश पर, तो यहां सर हमको देखने को मिलता है कि सीयू जो है वो उन सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने की कोशिश करती है
जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की जाती है या इनपुट ली जाती है या आउटपुट दी जाती है, और उन सभी गतिविधियों को जो प्रोसेस हो चुकी है या हो रही है उनको नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा, चलिए लिख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में संचालित गतिविधियों को नियंत्रित व प्रबंधन करने का कार्य करती है ना। तो सभी गतिविधियों को नियंत्रित व प्रबंधन करने का काम कौन करता है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने देखा था सीयू के बारे में। तो अभी तक जो हमने देखा दोस्तों, क्या क्या देखा, हमने पढ़ा कंप्यूटर के इन चीज़ों के बारे में, जहाँ हमने अपना सिलेबस देखा, उसके बाद हमने कंप्यूटर का ओवर सिस्टम देखा, इसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे बना, कब आया वो जाना, सीपीयू के बारे में जाना हमने कि सीपीयू क्या है, किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, इसी में हमने आगे सीयू के कार्य देखे, सीपीयू के कार्य देखे, एएलयू देखा, एएलयू क्या है, और आगे हमने देखा सीयू के बारे में कि सीयू क्या है। तो दोस्तों ये हमने अभी तक यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपको दिया गया है सीपीयू और इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले और मेजर में जो आपके साथ बात करना चाहूँगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, वो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जो मेजरली बताना चाहूँगा वो है ये पार्ट। क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है ये। ठीक है दोस्तों, यहां जो आपकी रैम है, ये देखा आपने, सिंपल सा ये जो आपका रैम का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपने अब तक रैम देखी है। आपने कभी गौर करने की कोशिश की है कि ये जो फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है, ये यहाँ क्यों लिखा है, क्या मतलब है इसका? आपने कभी इस चीज़ को एडमायर किया, चीज़ें पूछा है? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, हम आगे बढ़ सक रहे हैं, हम चीज़ों को और देख सक रहे हैं, पर यहाँ मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। मैं आपको अभी तक वो चीज़ों के बारे में बताता जा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर इस चीज़ों का जो मतलब है, ये जो आपने 4096 लिखा है, क्या मैं इसको 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं 2 की पावर 12, क्योंकि अगर आप नॉर्मल से अगर आपको अगर याद हो तो सिंपल सा 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। 2 की पावर 12 कितना होता है, 2048 होता है। और 2 की पावर, सॉरी यहाँ आपका 2 की पावर 11 आएगा। यहाँ आपका 2 की पावर 12 की अगर बात करें तो कितना होगा, 4096। क्या होगा, 4096। तो यही जो 2 की पावर 12 है, यहाँ हम इस चीज़ को डिनोट करते हैं। अब क्योंकि हमने इन चीज़ों को यहाँ देखा है तो इसका मतलब क्या है,
इस चीज का मतलब क्या है, और यहां ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहां ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 12 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बिट, किसका, ये बिट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस का। यानी कि रैम में जो आपका एड्रेस स्टोर हो सकता है वो 12 बिट तक का हो सकता है। यानी क्या, आप एक चीज को समझिए कि आपका जो ये रैम का एड्रेस है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यानी कि आपकी अगर स्टार्टिंग देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कहाँ से होता है, ये 0 से 11 तक। हमने यही फॉर्मेट में देखा है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर में जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। आप 0 को इग्नोर नहीं कर सकते, वहां 1 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने वहां 1 से स्टार्ट किया यानी कि आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ है, और कहीं ना कहीं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म है, आपको पता नहीं है शायद। तो कंप्यूटर में जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी 0 से होती है, 0 के भी मायने हैं यहाँ। तो 0 से आपका 11 होता है। यहाँ आपका ये 12 बिट का एड्रेस है। ठीक है सर, ये 12 का बिट का एड्रेस है, इसका मतलब तो आपने बता दिया। इसका क्या मतलब है सर, तो दोस्तों यहां इसका जो मतलब है 16 बिट, ये भी आपका बिट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेटा को। अच्छा सर, डेटा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या ये भी इसी तरह रहेगा, तो हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एड्रेस है। ठीक है, और यहां अगर आप इन चीजों को देखेंगे, इस चीज को अगर आप यहां देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि आप ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ का भी आपका जो काउंटिंग है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पर यहाँ स्टार्टिंग आपकी होगी 0 से, होगी दोस्तों। यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी, स्टार्टिंग जो होगी आपकी 0 से और मेंटेन होते हुए ये जाएगी यहाँ 15 तक। पर ये बिट साइज जो है वो कितना हो गया 16, और इसमें क्या कैरी रहेगा, ये आपका डेटा। यहाँ जो आपका डेटा है वो कैरी रहेगा आपका 16 जीबी तक, मतलब 16 बिट तक। 16 बिट तक का आपका ये डेटा है, और जो एड्रेस है वो आपका 12 बिट तक का है, किसका, आपका रैम का। अब यहाँ अगर एक छोटी सी बात समझे तो ये किस तरह जाएगा, अगर आप डेटा में देखें तो यहाँ आप जब देखते हैं, ठीक है, तो यानी कि यहां से स्टार्ट होगा आपका डेटा, और यही इनिशियलाइज नंबर होगा आपका एड्रेस का।
और लास्ट का जो नंबर होगा आपका क्या होगा, ये होगा, है ना, ये आपका किसका, डेटा का। और अगर बात एड्रेस की करें तो एड्रेस में भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इस तरह से रहेगा। कैसे, इस तरह से, मतलब 12 बिट में आपका एड्रेस आएगा और ये आपका 16 बिट में डेटा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो हमने देखा वो यहां तक देखा, जो रैम के संदर्भ में थी चीजें, वो हमने एक एक चीज को अच्छे से डिवाइड करके देखा। अब इसमें आपको पूछा क्या जाता है, इंपॉर्टेंट, जो कि आप कह रहे थे कि सर इसमें से पूछा गया था, तो पूछा क्या जाता है, तो दोस्तों यहां से जो पूछा जाता है आपसे कुछ भी नहीं, बेसिक और जनरल। मतलब आप सोच लीजिए कि पटवारी जैसे एग्जाम में 2016 के मेंस में आपको इस चीज के लिए पूछा गया कि रैम का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है और डेटा का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, इतना सा क्वेश्चन। पर अगर ध्यान से आप देखें, आपको ये पता भी नहीं है कि इस जगह इस चीज का ये मतलब है ना। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं, इन चीजों का पता रखते हैं, तो क्या आपके लिए ये चीजें मुश्किल है, नहीं, आपको पता है, क्योंकि आपको इन चीज के बारे में नॉलेज है, इसलिए आपके लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हैंडल कर लेंगे इन चीजों को। तो यहां इन चीजों का ये फर्क पड़ जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों का वास्तविकता में मतलब क्या है। चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, देखिए मैं अभी फिर से आपसे कह रहा हूं कि चीजें आपकी बहुत छोटी छोटी हैं, पर आपको इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए, तो आप इजीली क्रैक कर जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप आराम से इन चीजों को और लर्न कीजिएगा और पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जो आपकी पूरी पीडीएफ है, ये पीडीएफ की पीडीएफ मैं आपके शिफ्ट पे डला दूंगा, आप देख लीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम इस चीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। नमस्ते मैडम। हाँ बाहर ही होंगे।